हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी साइंस की बॉटनी क्लास फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपकी हर संडे को अपलोड की जाती है और शाम को लाइव क्लास 8 बजे से आपकी लाइव क्लास भी रहती है। और इसके अलावा 2 अक्टूबर से हमारा जो बैच है एलटी साइंस का केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी का वो स्टार्ट हो चुका है। उसके पैकेज जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। जिन्हें पेड कोर्स लेना हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 8477022096 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी आज की। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये आप लोगों के लिए एक डेमो भी है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं इससे क्या रहेगा, आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। क्या होता है, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, रटने वाली चीजें नहीं होती। अगर आप समझ गए ना सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू, तो आप लोग आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको पता है एलटी इस बार वैकेंसी आई है 200 प्लस में आने वाली है, मौका बार बार नहीं आएगा। तो इन केस आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, हिंदी में इसे कहते हैं पादप कारिकी विज्ञान। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये प्लांट फिजियोलॉजी है क्या। ठीक है, स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। पौधे में जब, जैसे आपको पता है कि हम खाना खाते हैं और खाना जब हम खाते हैं तो उसका पाचन होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और उस एनर्जी से हम काम भी करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार पौधों में भी सेम यही प्रक्रिया होती है, बस चीजें अलग अलग हैं, प्रोसेस एक सी हो रही है। ठीक है, पौधे भी खाना खा रहे हैं। ठीक है, उस खाने से उन्हें एनर्जी भी मिल रही है और वो काम भी कर रहे हैं। और वो क्या काम होंगे वो हम बताएंगे आपको। तो बहुत सारी क्रियाएं होते हैं, वाइटल एक्टिविटी हम कह सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय को जिसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है, पौधों के, उसे हम कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कारिकी विज्ञान। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म होता है उपचय, एनाबॉलिज्म होता है सेल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें सेल का निर्माण होता है, एनर्जी निर्मित होती है। ठीक है, एनर्जी बनेगी जिसमें। ठीक, एनाबोलिज्म होता है, हिंदी में कहते हैं इसे उपचय, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो एनाबोलिज्म होता है सेल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जिसमें सेल का निर्माण होता है। और ऐसे होता है कैटाबोलिज्म, कैटा नाम से लग रहा है, कैटा मतलब कट गया, कट गया मतलब सेल कट गया। तो सेल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जिसमें सेल का विनाश होता है, वो कैसे होता है हम बताएंगे, तो शॉर्टकट तरीका है समझने का। तो जो कैटाबोलिज्म होता है कटने वाला, उसको हिंदी में कहते हैं अपचय। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की स्टडी हम करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, उपापचय की, और मैंने आपको बताया खाने से लेके जो हमें एनर्जी मिलती है, हम जो काम करते हैं, पौधों में अगर सेम प्रक्रिया हो रही है तो उसको कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बारे में कंप्लीट हमने अध्ययन करना है, उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक है, पिता हैं, वो माने जाते हैं स्टीफन हेल्स। एग्जाम में याद रखिएगा, चाहे एलटी हो या लेक्चरर एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में तो नहीं आते लेकिन बायोलॉजी में जरूर पूछता है कि इसके जनक कौन है या ये शब्द किसने दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब जो प्लांट फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं उसमें कौन से वो इंडियन थे जिन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, मतलब मेन कंट्रीब्यूशन रहा, तो वो थे जेसी बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, आपने सुना ही होगा इनके बारे में। जेसी बोस को कौन नहीं जानता। जेसी बोस ने, आपको पता है, इन्वेंट किया था क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिससे प्लांट मूवमेंट, जो पौधे मूवमेंट करते हैं, हिलते डुलते हैं, उसकी स्टडी की जाती है। तो देखिए मैं बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, आप, मैंने यहाँ नहीं लिखी लेकिन आप लिखते जाइए कि क्रेस्कोग्राफ जो है वो जेसी बोस ने खोज की थी। ठीक है, इन्वेंट किया था। और जो उनका ये इन्वेंशन था, आविष्कार था। और ये जो क्रेस्कोग्राफ इन्वेंट हुआ था, ये किस चीज के लिए हुआ था, ये हुआ था प्लांट मूवमेंट के लिए। जो
पौधे क्या कहते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, याद होगा आपको, ठीक है, हम बताएंगे आपको इनके बारे में भी। तो उनकी इन्वेंशन किया था। तो अब शुरुआत करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। बेसिक से बताऊंगी, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी, आपको कॉपी पेन या किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आते हैं, और आपको पता है कि एनिमेशन के माध्यम से भी इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एक दूसरे से अलग नहीं है। जो केमिस्ट्री में पढ़ना है उसका कुछ भाग बॉटनी में पढ़ना है, कुछ भाग जूलॉजी में पढ़ना है, तो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो बात करें सॉल्यूशन की, विलयन की, आपको पता है कोई दो चीजें होती हैं। आपको पता है सॉल्यूशन का जो निर्माण होता है वो होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे एक जनरल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए आपने क्या लिया, एक ग्लास लिया, एक ग्लास में आपने पानी रखा, उस पानी में आपने नमक मिला दिया, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन। एक ग्लास पानी लिया, उसमें आपने चीनी मिला दिया, तो बना दिया चीनी का सॉल्यूशन। तो आप देखिए जो आपका सॉल्यूशन था वो दो चीजों से मिलके बना था, एक तो था चीनी, एक था पानी। तो एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा है सॉल्यूट। तो पानी जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और चीनी जो है या नमक जो है वो है सॉल्यूट। तो क्या डिफरेंस होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में? देखिए सॉल्यूट को हिंदी में विलेय कहते हैं और सॉल्वेंट को विलायक कहते हैं। अब देखिएगा इस डायग्राम में सॉल्यूट के पार्टिकल कैसे दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट के पार्टिकल कैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। वैसे अगर देखा जाए तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं आपको। आप सोचोगे कि मैं सीधे ऐसे देख लूं तो पानी आपको दिख तो रहे, लेकिन उसके पार्टिकल अलग अलग आप नहीं देख पाओगे, अलग अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल है कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं, मतलब होते बहुत ही छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपको एहसास हो जाएगा। जैसे कि आपने पानी लिया, उसमें मिट्टी घोल दी, तो मिट्टी के कण आपको दिखाई देते हैं ना पार्टिकल, तो बिल्कुल ऐसे पानी पानी है उसमें आपने नमक घोल दिया तो नमक के कुछ कुछ कण आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो कंप्लीटली विजिबल होता है, लेकिन फिर भी। तो आपको बता दूं, जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल का जो आइडियल साइज लिखा रहता है ज्यादातर बुक्स में, किसी में हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, इसका आइडियल साइज लिखा रहता है 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर होता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। और 1 नैनोमीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁻⁹ के इक्विवेलेंट होता है। तो लगभग 7 सेंटीमीटर कह सकते हैं, उससे कम। तो 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ से अगर कम है तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल कहलाएंगे, ठीक है। और सॉल्वेंट के तो और भी छोटे होते हैं, बस इतना समझ लीजिए, सॉल्यूट के कण बड़े हैं और सॉल्वेंट के छोटे हैं। विलेय के कण बड़े और विलायक के कण बहुत ही छोटे, और विलायक के तो इतने ही छोटे होंगे आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। सॉल्यूट के तो नमक के कण तब भी दिख जा रहे हैं, मिट्टी के कण तब भी दिख जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा, जो सॉल्वेंट पानी के कण है अलग अलग नहीं देख पाओगे। तो देखिए मैं आपको आसान तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी विलेय की बात आएगी, सॉल्यूट की बात आएगी, तो कोई सॉल्यूशन बना है तो सॉल्यूशन में दो चीजों से बना होता है सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, एक विलेय एक विलायक। तो जो कम क्वांटिटी में होगा, जो लेस क्वांटिटी में होगा, वो आप समझ लेना सॉल्यूट है। जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जो अधिक मात्रा में होगा, वो क्या हो जाएगा, विलायक। जैसे कि आपको पता है एक गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच नमक घोला, तो 1 चम्मच नमक कम मात्रा में है ना, तो वो सॉल्यूट हो जाएगा। और आपने पानी ज्यादा घोला है, ठीक है, पानी ज्यादा है तो वो विलायक। देखिए ये तो मैं एक सरल वे में बता रही हूँ, बट अब जब हम केमिस्ट्री को मूव करेंगे तो वो कोई भी बच्चा कह देगा नहीं मैम, आपको कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के भी आप पर करते हैं। ये बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इन जनरल वे बता रही हूँ कि सरल समझ के लिए आप क्या करेंगे। बाकी तो मैं पढ़ाऊंगी आपको, बिल्कुल आप इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट इसलिए बताया क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का जो बेस है वो यहीं से शुरू होता है। आपको समझ में आ गया सॉल्यूट क्या है, ठीक है, कण, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ही माइन्यूट कण जो आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखते। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन से, स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्लियों के प्रकार, ठीक है। मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन एक प्रकार की, ये सोचो कि एक पर्दा है, जाली होती है ना, जैसे आप आजकल नेट वाला सूट पहनते हैं तो उसमें जाली है ना, बिल्कुल ऐसे ही जाली के समान होती है वो झिल्ली। तो ये प्लांट में पाई जाती है, ठीक है, प्लांट में पाई जाती है। 3 टाइप की मेम्ब्रेन हो सकती है, एक होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होती परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। सेकेंड नंबर पे परमिएबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं पारगम्य झिल्ली, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या मीनिंग है तीनों का, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा आपको समझ में। देखिए
इसमें एक बार देखिए, डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा। देखिए पहले डायग्राम में देखिए इम्परमिएबल में आपको पता है ये जो रेड वाले पार्टिकल हैं ये सॉल्यूट के पार्टिकल है, देख के ही लग रहा है बड़े कण है, तो ये विलेयी के कण है, सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। और जो ब्लू कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं वो किसके पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल किसके होते हैं, सॉल्वेंट के, विलायक के कण। तो आपको बीच में आपने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ये जो लाइन दिख रही है बीच में ये क्या लगा दी, मेम्ब्रेन लगा दी, तो एक झिल्ली लगा दी। आप ये जो झिल्ली लगाई है, झिल्ली एक प्रकार से सोचिए पर्दा है, ये पर्दा लगा रखा, तो ये जो झिल्ली या नेट लगा रखा ये क्या कर रहा है, जो रेड वाले बड़े पार्टिकल थे उनको भी आर पार नहीं जाने दे रहा, और जो छोटे से पार्टिकल थे किसके, सॉल्वेंट के, विलायक के, उनको भी आर पार नहीं जाने दे रहा। मतलब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य झिल्ली, नाम से ही लग रहा, मतलब नहीं, पारगम्य मतलब आने जाने देना, मतलब ये वो है, ये ऐसी झिल्ली है जो ना तो विलेय के कण ना ही विलायक के कण, किसी भी कण को अपने से आर पार नहीं जाने देगी, सबको रोक देगी, वो क्या कहलाएगी, अपारगम्य झिल्ली या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसे समझिए बहुत नेगेटिव है, ये किसी को भी आर पार नहीं जाने देती, अपने घर के रास्ते से ये नहीं जाने देगा, अपारगम्य। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन की, पारगम्य झिल्ली की। तो पारगम्य झिल्ली क्या है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई है, जो पारगम्य झिल्ली कह रहा है वही हमने लगाई है, और एक साइड हमने रख दिए थे क्या, सॉल्यूट और सॉल्यूशन रख दिया है एक साइड हमने। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको पता है बड़े कण जो हैं ये रेड वाले दिख रहे हैं, ये हैं विलेय सॉल्यूट के कण, और जो छोटे ब्लू कलर के दिख रहे हैं छोटे छोटे से वो हैं सॉल्वेंट या विलायक के कण। तो आपने आपने परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, पारगम्य झिल्ली लगाई, तो आपने कुछ देर बाद क्या महसूस किया कि ये जो झिल्ली है ये बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, वो इतनी अच्छी है कि वो बड़े कणों को भी जाने दे रही, मतलब विलेय के सॉल्यूट के पार्टिकल्स को भी अपने से आर पार जाने दे रही, और जो छोटे कण थे सॉल्वेंट के पार्टिकल उनको भी जाने दे रही। मतलब इसको सब पसंद करेंगे पारगम्य झिल्ली को, क्योंकि ये तो पारगम्य मतलब सबको जाने दे रहा, पार मतलब पार जाने देना, मतलब दूसरी दिशा में जाने देना, और गम्य मतलब गम्य होता है रास्ते के लिए यूज करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सबको परमिट कर रहा है, परमिएबल मतलब परमिट कर रहा है, सबको परमिट कर रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को परमिट करता है, वो कहलाती है पारगम्य झिल्ली। इनका यूज होगा आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अब तीसरा आ गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, नाम से ही लग रहा है, अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब जाने देना। आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, दो पार्टिकल से मिलके बना है, सॉरी दो उससे मिलके बना है। ठीक है, दो कंस्टिट्यूएंट उसके पार्टिकल हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय बड़े होते हैं थोड़ा सा, और विलायक बहुत ही छोटे कण होते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहता है, ठीक है कहती है, सॉरी कहता है कहती है जो भी है, ये मेम्ब्रेन लगा रखी हमने, झिल्ली लगाई है। अब ये झिल्ली थोड़ी सी क्या है, पक्षपाती है, ऐसे समझो, ये आधे लोगों को जाने दे रही, और आधे लोगों को वे, तो उसने कहा जो छोटे छोटे लोग हैं, पतले दुबले से लोग हैं, उनको निकाल दो यहाँ से बाहर। तो छोटे लोग कौन से थे, जो दिख ही नहीं रहे, तो बहुत माइन्यूट से, वो थे सॉल्वेंट, विलायक के कण, उनको तो ये पार जाने दे रहा, लेकिन जो मोटे लोग थे, जो बड़े कण थे, सॉल्यूट के, विलेय के कण, विलेय के कण बड़े ही होते हैं, तो उनको आर पार नहीं जाने दे रहा। तो अर्ध मतलब जो आधे लोगों को जाने दे रहा, आधे लोग मतलब आपको पता है सॉल्यूशन दो लोग बनाते हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो आधे लोगों में से केवल सॉल्वेंट के कणों को आर पार जाने देता है, विलायक के कणों को, और सॉल्यूट को नहीं जाने देता, तो ये कहलाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा। अब हम बात करें, कुछ एग्जांपल आपको दे देते हैं। अगर बात करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, इन तीनों में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हमारे लिए है, ये हमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करें अर्धपारगम्य झिल्ली की, तो अर्धपारगम्य में सेमी परमिएबल एसपीएम मेम्ब्रेन जो होती है वो है, उसके एग्जांपल है सेलोफेन है, कोलोडियन है, और फिल्टर पेपर है। इसी प्रकार अगर परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल वॉल, ठीक है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलेय और विलायक दोनों के कण को आर पार जाने देती। कितनी अच्छी है ये देखो सेल वॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल वॉल क्या होती है, ये सबको जाने देती है, सॉल्यूट को भी सॉल्वेंट को भी। लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलोफेन, कोलोडियन और फिल्टर पेपर, ये तो बड़े एक क्या करते हैं, केवल सॉल्यूट को जाने नहीं देते, केवल सॉल्वेंट को जाने देते हैं। तो ये हमारी तीन टाइप की मेम्ब्रेन है। एक
चौथी टाइप की मेम्ब्रेन में अलग से बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एक मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ज्यादातर लोग इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही मानते हैं, ये तीसरे टाइप की कैटेगरी में ही इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलग है। ये अलग क्यों है? देखिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो सभी के सभी जो जितने भी सॉल्वेंट पार्टिकल है उन सबको जाने दे रही थी, लेकिन जो सॉल्यूट विलेय के कण है उनको बिल्कुल नहीं जाने दे रही थी। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सॉल्वेंट को तो वो भी जाने दे रही थी, ये भी जाने देगी, लेकिन ये क्या करती है, ये बहुत चालाक है, इसके सॉल्यूट जो बड़े कण हैं उनमें से कुछ दोस्त हैं इसके, तो वो क्या कर रही है, बड़े कणों को में से कुछ कणों को तो जाने दे रही है और कुछ को नहीं जाने दे रही, मतलब ये ढूंढ रही है मेरे कौन से दोस्त हैं, तो कुछ दोस्तों को जाने दे रही है, कुछ को नहीं जाने दे रही। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट को तो जाने ही दे रही है, इसके वो तो जाने ही देगी, लेकिन उसके अलावा जो कुछ सॉल्यूट होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, उनको तो ये अपने से आर पार जाने देती है, लेकिन कुछ को नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि क्या रहता है, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जैसे कि ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इसको तो अपने से आर पार जाने देता है, ये सॉल्यूट है, ठीक है, इनको तो अपने आस पार आर पार जाने देता है, जैसे CO2 है, गैसेज हैं, इनको आर पार जाने देगा, ठीक है, अपने मेम्ब्रेन से बाहर जाने देगा। लेकिन अगर बात आएगी बड़े थोड़े से इनसे बड़े जो सॉल्यूट होते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड है, फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, इनको नहीं जाने देता। देखो सॉल्यूट दोनों है, सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म भी है, सॉल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सॉल्यूट पॉलीसेकेराइड भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पॉलीसेकेराइड को नहीं जाने दे रहा आर पार, और बाकी CO2 ईथर अल्कोहल इन सबको जाने दे रहा। तो कुछ उसने क्या किया, सॉल्यूट में से कैटेगरी बना रही, कुछ लोगों को जाने दे रहा सॉल्यूट में से और कुछ सॉल्यूट को नहीं जाने दे रहा, तो ये कहलाती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या मतलब चयनित की गई जो पारगम्य झिल्ली है, हम इसे कह सकते हैं। तो इसके एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में कहते हैं विसरण। मैंने दोनों में नोट्स आपको दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस या लिक्विड from region of higher concentration to lower concentration until molecules are evenly distributed throughout available space is known as diffusion। देखिए बहुत आसान शब्दों में कहूं, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में कहूं, एक फील्ड था, एक फील्ड था, ठीक है, बहुत बड़ा सा फील्ड है, उसमें 1000 लोग हैं। अब 1000 लोग क्या हुए, एक कोने में इकट्ठे हो गए, ठीक है, 1000 लोग जो थे वो फील्ड में एक कोने में इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा, अब वो जो 1000 लोग एक कोने में इकट्ठे हुए थे वो क्या करेंगे, पूरे पूरे किसमें, पूरे फील्ड में बराबर हर जगह पर अगर कहें तो बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसे कहेंगे हम क्या, डिफ्यूजन। मतलब जो विलेय के कण है, हमेशा क्या होता है, मूवमेंट जो है वो विलेय के पार्टिकल ही कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर की बात हम कह रहे हैं, तो जो विलेय के कण होते हैं, चाहे वो गैस है, वो द्रव हो, और ठोस भी हो सकता है किसी केस में, वैसे गैस और द्रव सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों वो मैं आगे बताऊंगी। तो जो विलेय के कण होते हैं वो क्या करते हैं, जहां पर वो ज्यादा है, विलेय के कण ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, वहां से वो उस ओर जाना चाहते हैं जहां पर उनकी संख्या कम है, उस ओर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तब तक जाएंगे जब तक पूरी एरिया में जितना भी इनको एरिया उपलब्ध है जहां ये जा सकते हैं, उसमें सारे लोग क्या है, एक समान रूप से वितरित ना हो जाए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, खिड़कियां विड़कियां बंद करी हैं आपने, आपने क्या किया, एक कोने में अगरबत्ती जला दी, ठीक है, अगरबत्ती जला दी, तो एक प्रकार से ये समझिए उस अगरबत्ती का धुआं उस कॉर्नर पे है, उस कोने पे है, तो वहां पर क्या है, जो कंसंट्रेशन है उसकी, उस गैस की, वो ज्यादा है। अब क्या होगा, कुछ देर बाद वो धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा, तो वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा थी जहां पर जलाया था, वहां से देखिए वो गैस ने, जो भी उसका धुआं था, उसने क्या हुआ, जहां पर कम कंसंट्रेशन थी, मतलब जहां पर गैस के कण नहीं थे, तो पूरे कमरे में वो फैल गया। तो और इसी प्रकार अगर हम गैस की बात करें, कोई गैस है वो लीक हो रही, एक जगह पर लीक हुई, तो वो क्या करेगा, पूरे कमरे में फैल जाएगी एक समान, और तब तक फैलती रहेगी जब तक कि पूरे कमरे में गैस की मात्रा इक्वल ना हो जाए। तो विसरण का मतलब ही होता है कि क्या होता है, कि जहां पर कोई विलेय के कण ज्यादा है, उच्च सांद्रता, ज्यादा है का मतलब है उच्च सांद्रता, क्वांटिटी ज्यादा है, वहां से अगर वो पार्टिकल निम्न सांद्रता, मतलब जहां पर क्वांटिटी कम है, उस एरिया की ओर को चलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, और कब तक चलेंगे, जब तक कि दोनों जगह बराबर ना हो जाए। ये केमिस्ट्री में भी है डिफ्यूजन, तो वहां भी मैं पढ़ाऊंगी आपको
तो अब आपको समझ में आ गया होगा विसरण क्या होता है। और ये तब तक होता रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरी एरिया में जहां से जहां की बात हो रही है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस पूरी एरिया में कण सब जगह पर बराबर रूप से वितरित, मतलब सारी जगह पर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, देखिए एक डायग्राम इसमें दिख रहा है। अभी देखिए डिफ्यूजन हुआ नहीं है, डिफ्यूजन में छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। देखिए आपको मैं बता देती हूँ, आप कहोगे क्या इसमें झिल्ली की जरूरत है, मेम्ब्रेन की जरूरत है? तो कुछ डिफ्यूजन ऐसे हैं जिसमें मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, वैसे ज्यादातर क्या होता है क्या होता है, उसमें झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती। तो डिफ्यूजन अगर बात करें, जो ऑस्मोसिस होता है ना, हम पढ़ेंगे अभी उसको, ठीक है, परासरण, वो भी एक प्रकार का क्या है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल ही होता है। तो डिफ्यूजन में आप मेम्ब्रेन ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो देखिए इसने एक झिल्ली लगाई हुई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल हैं, ये सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। अब ये सॉल्यूट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, मोर कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है। तो अब ये कण क्या करेंगे, इन छिद्रों को पार करते हुए, जो ये पोर बने हैं, छिद्र बने हैं, इनको पार करते हुए इस एरिया में जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कणों की संख्या बहुत कम है। तो ये कण कब तक जाएंगे? जब तक कि दोनों कंपार्टमेंट में दोनों दोनों कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन, अगर मान लीजिए इसमें C1 है, इसमें C2 है, तो कंसंट्रेशन जब तक बराबर ना हो जाए, ये तब तक क्या करेंगे तब तक ये विसरण करते रहेंगे, गमन करते रहेंगे। तो हुआ क्या, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन थी, विलेयी के कण, सॉल्यूट के पार्टिकल, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वहां से किसकी ओर को गए, जहां पर कंसंट्रेशन कम है। और कब तक गए? जब तक कि सारे के दोनों कंपार्टमेंट में पार्टिकल की संख्या या कणों की संख्या बराबर नहीं हो जाती, मतलब पूरे एरिया में, पूरे स्थान में एक समान रूप से कण वितरित ना हो जाए। जैसे मैंने कमरे में ही बोला कि धुआं क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाता है, वो भी विसरण है। ठीक है, इसमें भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये हमें प्रोटीन पढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जो सेलेक्टिवली परमिएबल की बात कर रहे थे ना, विशेष रूप से एक या दो उसको ले जाती है, वो यही है। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से। तो ये क्या कर रही है, देखिए ये प्रोटीन जो है, ये एक झिल्ली लगी हुई है। ये झिल्ली क्या कर रही है, जो CO2 के पार्टिकल है, ये झिल्ली लगी हुई है, लेकिन जरूरत नहीं है कि बार बार हम झिल्ली की बात करें। तो यहाँ पर देखिएगा CO2 की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दिख रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, CO2 के पार्टिकल्स को यहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब ये सोचिए CO2 के पार्टिकल्स यहाँ आ रहे हैं, और ये CO2 के पार्टिकल्स यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन लेस है। ठीक है, यहाँ आप कहोगे लेस कंसंट्रेशन है CO2 की, और यहाँ पर मोर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर मतलब सांद्रता। आपको सरल वे में मैं बता रही हूँ, कंसंट्रेशन को समझिए क्वांटिटी, मात्रा। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर CO2 की मात्रा कम है। तो ये अधिक सांद्रता है, मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की ओर को ये पार्टिकल जाएंगे। और कब तक जाएंगे? जब तक दोनों जगह बराबर ना होगा, 50-50 ना हो जाए। आसान है समझना। चलिए, डिफ्यूजन का एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन हमने बनाया है, देखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, पार्टिकल क्या था, एक जगह पर इकट्ठे थे, वहां पर कंसंट्रेशन उनकी ज्यादा थी। फिर वो क्या हुआ, एकदम से रेंडमली पूरे उसमें पूरा जितना भी उनको स्पेस मिला था, ठीक है, सरफेस एरिया मिला था, उस पूरे में रेंडमली फैल गए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तब तक ये फैलते रहे जब तक कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए। इस वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा है, जो पार्टिकल्स हैं, ये एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा, एक जगह कम, तो दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। कब तक? जब तक कि दोनों जगह कंसंट्रेशन जो है बराबर ना हो जाए। मतलब क्या होगा ना, एक पार्टिकल्स की एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो पार्टिकल तब तक दूसरी साइड जाते रहेंगे जब तक कि, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक कि सब जगह पर पार्टिकल्स इक्वल ना हो जाए। ये जो आपको इसमें दिख रहा है, ये है गैस एक्सचेंज ऑफ एल्यूलाइज। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में पार्टिकल कम है, राइट में ज्यादा होंगे, तो पार्टिकल क्या होते हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं लेफ्ट की ओर, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन कम है। तो देखिए ये कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, बीच में एक कांच से हमने बंद किया हुआ है, और दोनों जगह अलग अलग कलर के पार्टिकल्स हमने रखे हुए थे। जैसे ही हमने वो जो पार्टीशन किया था उसको ओपन किया, तो आपने देखा कि दोनों पार्टिकल लेफ्ट से राइट भी जा रहे हैं और राइट से लेफ्ट भी आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, दोनों पार्टिकल्स क्या होंगे, मूवमेंट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। और कब तक करेंगे? जब तक कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, मतलब सब जगह बराबर पार्टिकल ना पहुंच जाए, ब्लू वाले येलो की ओर, येलो वाले ब्लू की ओर। और तब तक ये होता रहेगा डिफ्यूजन, जब तक कि सब जगह बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए।
तो फैक्टर, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन मींस विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको पता है डिफ्यूजन मैंने बता दिया, हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, मतलब उच्च सांद्रता से जो कण हैं वो निम्न सांद्रता की ओर को जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कोई फैक्टर ऐसे हैं, क्या कोई कारण ऐसा है जिससे विसरण के दर को, डिफ्यूजन को हम तेज या स्लो कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर, आपको पता है काफी इफेक्टिव, मतलब जहां भी हम इफेक्ट की बात करते हैं तो टेम्परेचर तो आते ही आते हैं। तो टेम्परेचर या ताप की बात करते हैं, देखिए मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया हुआ है, आपको बहुत हेल्प करेंगे, फ्लो चार्ट बहुत हेल्प करते हैं। देखिए एक मैंने लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो क्या हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज। ताप अगर आप बढ़ाएंगे, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी चीज का, ठीक है, तो क्या हुआ, उसके टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वो जो कण होते हैं, आपको पता है मैंने बताया था कि सॉल्यूशन विलेय और विलायक से बना है, तो जो विलेय के कण है उसकी एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो मूवमेंट करते हैं ना कण, वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण दर बढ़ेगी। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा कुछ वीडियोज से और एक फोटोज से। देखिए राइट में देखिएगा, आपने क्या किया, दो अलग अलग बीकर लिए, एक बीकर में ठंडा पानी रखा है और दूसरे में भी ठंडा रखा है, बस किया ये कि दूसरे बीकर को, जो पहला बीकर था सॉरी, उसको आपने क्या किया, गर्म कर दिया, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ रेड कलर का साइन दिख रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, वो टाइम भी नोट कर रहा है, तो आपने देखा कि विद इन 15 to 20 सेकेंड, देखिए ये जो पूरा फूड डाई था, फूड डाई डाला हुआ था इस पानी में, हमने कलर डाला है, ठीक है, ठीक है, डाई डाला है, कलर डाला है, इंक डाला है समझ लीजिए, और आपने टाइमर लगा दिया था। तो हमने देखा कि जो जिस बीकर में पानी गर्म हो रहा था, उसमें जब हमने कलर डाला, फूड डाई डाली, तो उसमें क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब डिफ्यूजन तेजी से हुआ, और जबकि जो ठंडा पानी था उसमें जो डिफ्यूजन हो रहा उसमें बहुत समय लग रहा। ऐसे समय नोट करते गए तो देखिए डिफ्यूजन इसमें तो कभी बहुत पहले हो चुका है, लेकिन ठंडे पानी में बहुत ज्यादा समय लग गया, होगा डिफ्यूजन ठंडे पानी में भी, लेकिन क्या हो रहा, समय लग रहा। तो वैसे भी जनरली आप किचन में सभी लोग आप जानते हैं, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, 2 गिलास पानी ले लो आप, एक में 1 चम्मच चीनी डाल दो, दूसरे में भी 1 चम्मच चीनी डाल दो। अब आप घुलना चाह रहे हो, वो नहीं घुला, आप ना वो मत चलाएं, जो मैं आपसे कह रही थी ना कि चम्मच से नहीं घोलना है। आपने एक एक चम्मच चीनी डाली, अब आपने क्या किया, एक गिलास को तो आपने उबालने के लिए रख दिया, गरम गरम करने के लिए रख दिया, मतलब उसका ताप बढ़ा रहे हैं, और दूसरे को ऐसे ही रख दिया। तो मुझे बताओ कौन जल्दी घुलेगा, आप कहोगे जिस ग्लास को हमने गैस में रखा हुआ है, ताप बढ़ाया है, वो जल्दी घुल जाएगा। तो उससे भी क्या समझे, ताप बढ़ेंगे तो होता क्या है, मैं आपको बता रही हूँ, जब ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो और तेजी से मूवमेंट करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। जैसे ऐसे सॉल्यूट के पार्टिकल, जैसे एग्जांपल में फूड डाई दिख रहा है आपको, ठीक है, कलर के जो इंक के जो पार्टिकल है जिनको घुलना है पूरे में, वो सॉल्यूट है, ठीक है, वो ठोस है, सॉल्यूट का मीनिंग है विलेय है। तो वो जो सॉल्यूट या विलेय के पार्टिकल होते हैं, उनको जब हम हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उनको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से वो मूवमेंट उनका बढ़ जाते हैं, और वो तेजी से मूव करते हैं, और तेजी से मूव करेंगे तो वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काम जल्दी होगा, काम जल्दी मतलब काम हमारे यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन तेज होगा, विसरण दर वृद्धि होगी, जल्दी विसरित होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब इसको एक वीडियो के माध्यम से देखिए आप लोग। तो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, हमने 2 ग्लास लिए हुए हैं, एक में लेफ्ट में हमने जिसमें ब्लू इंक डाली है, ठीक है, ये जो है ठंडा पानी है, और जिसमें रेड इंक डाली है वो गर्म पानी है। क्या मतलब हॉट वाटर है, क्या फर्क दिख रहा है आप खुद देख सकते हैं इसमें। जो ठंडा पानी है मतलब कोल्ड वाटर है, जिसका टेम्परेचर कम है, उसमें जो कलर है वो घुलने में, या सॉरी घुलने में नहीं, उसको बोलते हैं डिफ्यूज होने में, विसरित होने में ज्यादा समय लगा रहे हैं। लेकिन जो जिसमें हॉट वाटर है, मतलब जिस पानी का जो मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसमें जो डाई है, जो कलर है, वो तेजी से फास्ट डिफ्यूज हो रहा। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे इसको अकॉर्डिंग, कि टेम्परेचर कम है, अगर जो मीडियम, जिस मीडियम में हम डिफ्यूजन कराने जा रहे हैं, मीडियम, ठीक है, माध्यम, सॉल्वेंट, उसका अगर टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन रेट भी कम होगा, और अगर टेम्परेचर उस मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होगा। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, देखिए एक गिलास आपने पानी लिया, उसमें चीनी आपने घोलनी है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना है तो एक बस 1 वर्ड में हो जाएगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, मतलब ताप समानुपाती होता है डिफ्यूजन मतलब विसरण के। इसका मतलब है कि अगर डिफ्यूजन बढ़ेगा तो
मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, वैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो डिफ्यूजन भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती का मतलब ये होता है कि दोनों में सेम इफेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को वो है डेंसिटी। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो डेंसिटी है अगर आप उसको बढ़ा दें, घनत्व डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये सब केमिस्ट्री वाले हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर डेंसिटी बढ़ाओगे, ये देखिए डेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, मास मतलब कण भारी होगा, ऐसे समझ लीजिए, मास मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो एक पार्टिकल ये था, ऐसे समझ लीजिए एक कण ये है और एक कण सॉल्यूट पार्टिकल की बात कर रही है जिसने घुलना है, ठीक है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है। तो जब आप डेंसिटी बढ़ाते हैं तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने से क्या होता है, अगर मास बढ़ गया, देखिए सॉल्यूट पार्टिकल छोटे से पार्टिकल था, अब आपने कहा डेंसिटी बढ़ाओ तो क्या हुआ, मास बढ़ गया पार्टिकल का, द्रव्यमान बढ़ गया। अब द्रव्यमान बढ़ा तो आप ये बताओ, एक रेस लगानी है आपको, ठीक है, रेस लगाना है, बच्चा है, कविता है और ये सरिता है, ये पाँव है इसके, ठीक है, ये हाथ है। तो मुझे ये बताओ, रेस लगानी है, छोटा सा पार्टिकल है, पतला दुबला है, और ये बहुत मोटा सा पार्टिकल है, मतलब मोटा सा बच्चा है, इनसे दौड़ लगाने के लिए कहेंगे तो कौन जल्दी जाएगा, तो आप कहोगे छोटा पार्टिकल्स। तो यही तो है, मास जितना कम होगा, जितना पतला दुबला हल्का होगा, उतना वो क्या होगा, तेजी से चलेगा। तेजी से चलना मतलब विसरण, विसरण का मतलब ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, तो उतना तेजी से मूव करेगा, और जितना वो मोटा है वो थक जाएगा, तो क्या होगा, उसका विसरण जो मूवमेंट है, चलना जो है वो कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या होता है, डेंसिटी बढ़ने पर मास बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, भारी होता जाता है चीज, और पार्टिकल जितना मतलब जिसका मास जितना ज्यादा है पार्टिकल्स का, जिसने घुलना है, जिसने विसरित होना है, जिसने डिफ्यूज होना है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। समझ में आ गई है, ये डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, डिफ्यूज मतलब डिफ्यूजन मतलब सिंपल वे में समझिए कि मूवमेंट करना है, तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा ज्यादा, क्योंकि मोटा है, ये पतला दुबला है, तो अच्छा मूवमेंट करेगा। तो मास जितना कम, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मास भी उतना ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डेंसिटी जितनी कम होगी, मास उतना कम होगा, मास कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। समझ में आ गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट, मीडियम ऑफ डिफ्यूजन। अब आपको मैंने पहले ही बताया है, अगर डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन में हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनता है एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट से, विलेय और विलायक के कणों से। तो मीडियम ऑफ डिफ्यूजन जिसमें आप पार्टिकल्स को डिफ्यूज करा रहे हैं, मतलब ठोस के कणों को जिस सॉल्वेंट में आप डाल रहे हैं, जिस विलायक में, विलेय के कणों को जिस विलायक में डाल रहे हैं, तो उसका मीडियम कैसा होना है, वो मीडियम, मीडियम की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो जो सॉल्वेंट है, विलायक है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कह रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। अब आपको पता है, देखिए अलग अलग चीजें, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक ग्लास पानी लिया, पानी क्या है, एक विलायक है, एक क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब वो मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स ने घुलना है। मान लीजिए मैंने कलर डाई डालनी है, ठीक है, इंक डालनी है, और इंक को पूरे पानी में मिलाना है, तो इंक हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, ठोस हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और पानी हमारा विलायक हो जाएगा। एक मीडियम तो हमने पानी ले लिया, ठीक है, और दूसरे मीडियम में मैंने क्या किया, शहद ले लिया। शहद भी लिक्विड ही है, मीडियम की तरह काम कर सकता है, ठीक है, शहद, हनी, समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने क्या किया, दोनों में डाई डाली, ठीक है, मैंने दोनों में इंक डाली, तो कहाँ डिफ्यूजन ज्यादा होगा बताओ। समझ में आ गया आप लोगों को, आसान है। जब क्या होगा, पानी में आप डालोगे तो पानी में जल्दी घुलेगा, पानी में जल्दी डिफ्यूज होगा। तो पानी में जल्दी डिफ्यूज हो गया क्योंकि पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है। तो उसके लिए आसानी रहेगी, जो आप पार्टिकल्स ऊपर से डाल रहे हैं, जो आपने सॉल्यूट डाला, ठीक है, जो आपने सॉल्यूट डाला उसके पार्टिकल्स को यहाँ घुलने में आसानी रहेगी, डिफ्यूज होने में आसानी रहेगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, आप कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं, जैसे आपने शहद ले लिया, ठीक है, मीडियम कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, गाढ़ा हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको घुलने में क्या होगी, घुलने में दिक्कत होगी, ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि आपको तो मेन वो मोटिव पढ़ना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो उसको घुलने में दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं आप क्या कह सकते हैं, जो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, मीडियम ऑफ डिफ्यूजन जिसकी बात हो रही है विसरण की, तो वो कंसंट्रेटेड होगा, सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड होगा, तो सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें घुल नहीं पाएंगे, ठीक है, अपना रास्ता नहीं बना पाएंगे। ये समझिए कि दो कंडीशन है, ऐसे समझिए, यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर रहते हैं, लोग दूर दूर हैं, और इसमें क्या हुआ, दूसरे कंडीशन में जहां पर कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें सॉल्यूट को भेज रही हूँ, यहाँ भी सॉल्यूट को भेज रही हूँ, यहाँ दूर थे, यहाँ बहुत बहुत पास पास हो गए, ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट बहुत पास पास है, ये मीडियम बहुत ज्यादा घना है,
तो मुझसे मैं पूछ रही हूँ, ये बच्चे को भी दौड़ना है, ये कविता है, ये रमेश है, मैं कह रही हूँ उनको दौड़ो, इसके अंदर दौड़ के आना है बराबर, पूरे पूरे उसमें दौड़ लगा के आनी है, तो कौन तेजी से दौड़ेगा? ये। तो क्योंकि इसको यहाँ जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यहाँ कम पार्टिकल्स हैं, दूर दूर हैं, तो यहाँ ये आराम से पूरे में चक्कर लगा के घर आ जाएगा, मतलब मूवमेंट तेज होगा। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और पास पास हैं, तो क्या होगा, इसको दिक्कत होगी, ये जगह जगह से घूम 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 के बहुत देर में पहुंचेगा। सो समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट आपको? तो यही है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी मीडियम की तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण दर कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम करोगे, कम गाढ़ा होगा, तो उसमें जल्दी घुल जाएगा, ठीक है, विसरित होगा। देखिए मैं घुल जाएगा बोल रही हूँ, आप समझ लेना कि विसरण की बात हो रही है। नेक्स्ट, नेचर और डिफ्यूजन पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए। तो नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, विसरित कणों की प्रकृति। आपको पता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो सकते हैं, उनका नेचर क्या हो सकता है, प्रकृति क्या हो सकती है। देखिए जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो गैस भी हो सकते हैं, वो लिक्विड के भी हो सकते हैं, और वो सॉलिड के भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारा विलेय है वो गैस के कण भी हो सकते हैं, द्रव के कण भी हो सकते हैं, और ठोस के कण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर गैस मतलब आप सोचिए कि एक कमरा है, उसमें आपने एकदम से सिलेंडर खोल दिया, तो क्या होता है, वो गैस जो होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है ना। और उसमें आपको पता है कि 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे कमरे में, पूरे बड़े से कमरे में, बड़े से हॉल में वो गैस के कणों का फैलने में। और देखिएगा, वैसे भी इस डायग्राम में देखिएगा क्लियरली है, सभी को पता है कि गैस के कण में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो फ्री होते हैं और वो तेजी से भागना चाहते हैं, ये समझिए। तो गैस के कणों की जो भागने की प्रकृति है, मूवमेंट का नेचर है, और डिफ्यूजन कह सकते हैं, डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत फास्टर होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। अब बात करें लिक्विड की, ठीक है, आप ऐसे समझिए, अभी मैंने बताया था, देखिए जो रंग आते हैं ना, रंग डाई, वो दो फॉर्म में आते हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में आती है और एक आती है टिक्की के रूप में। पहले से जब पहले टाइम में हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब हम ना छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस समय में कलर आता था ना डाई करने वाला, वो टिक्की के रूप में आता था, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे आप पेंट करते हैं ना, पेंट करते एक तो जो कलर आते हैं, पेंटिंग वाले कलर्स आते हैं, एक तो टिक्की टिक्की जैसी आती है, ठोस फॉर्म में आते हैं, ठीक है, और कुछ कलर ऐसे आते हैं लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो मुझे आप खुद करके आप घर में देखिएगा कि आप क्या कीजिएगा, आप एक को पानी 2 ग्लास लेना पानी में, एक में क्या करना, वो जो सॉलिड कलर होगा वो डाल देना, ठोस कलर जो होगा टुकड़े बच्चों के उसमें से निकालना और डाल देना, और वैसे दूसरे में आप जो लिक्विड वाले कलर आ रहे हैं वो डालना, और खुद देखना कि कौन तेज डिफ्यूज हो रहा है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे इंक हम डालते हैं पानी में, वो पूरे पानी को एक समान हो जाता है, एक समान कलर का पानी बन जाता है, तो वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया है। तो आप खुद देखना कि कौन फास्टर है। अब क्लियरली हो गया, जो लिक्विड के कण होते हैं इनकी एनर्जी गैस की तुलना में थोड़ा कम होती है, लेकिन ठोस से थोड़ा ज्यादा होती है। तो लिक्विड के कण क्या होंगे, एकदम से क्या होंगे, पानी में डिफ्यूज हो जाएंगे और पूरा कलर पानी का एक समान बना देंगे। अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर आपने कोई कलर लिया है, वो कैसा लिया है, सॉलिड कलर लिया है, तो उसको घुलने में, उसको डिफ्यूज होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग करके देखिएगा डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं इसको। तो नेक्स्ट जाते हैं हम, लास्ट 5th नंबर का है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूजन पार्टिकल्स। ये तो आप आराम से बता देंगे। ऐसे समझिए, एक कंटेनर हमने ये लिया, सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, एक कंटेनर ये लिया, एक कंटेनर ये लिया, ठीक है। देखिए जब भी एक फैक्टर आप देखते हैं तो दूसरे बाकी फैक्टरों को स्थिर करना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर एक फैक्टर आप देख रहे हैं तो बाकी जितने भी फैक्टर हैं उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट करना पड़ता है, अदरवाइज वैल्यू बिगड़ जाती है। तो बाकी सारी चीजें, टेम्परेचर और सब कुछ, सारी चीजें एक सी होंगी, बस हमें इस समय ये वाला फैक्टर देखना है, विस्तृत कणों द्वारा तय की गई दूरी। ये हमारा इतना लिक्विड इसमें भरा हुआ है, ठीक है, इसमें इतना सारा लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी समझ लो आप लोग। तय की गई दूरी का मतलब वही हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिफ्यूजन पार्टिकल, मतलब जो हमारा मीडियम है उसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर मीडियम की जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी कम है, और नंबर 1 में, और नंबर 2 में हमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिख रही, बड़ा कंटेनर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कोई कलर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई कलर मैंने डाल दिया, तो कलर डाला, तो यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स हैं इसको इतनी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा, ठीक है। दूसरे कलर से दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स को, डाई के पार्टिकल्स को ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ा,
और जबकि यहाँ अगर बात करें, यहाँ जब हमने ये डाई डाली तो यहाँ पर जो डाई के पार्टिकल्स हैं, जो कलर के पार्टिकल्स हैं, इनको बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ा। देखिए यहाँ तक इनको जाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट होने में। तो क्योंकि पूरे में डिस्ट्रीब्यूट इक्वल होना होता है तो इसको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो समझ में आ गया, इसमें आपको ज्यादा समय लगेगा। क्यों लगेगा समझ के होगे, जो मीडियम है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो डिफ्यूजन वाले हमारे पार्टिकल्स जो आ रहे हैं उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है इवनली डिस्ट्रीब्यूट, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने में। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट होना है, सॉल्यूट के कण, विलेय के कण, इनको कम दूरी तय करना पड़ रही है और जल्दी से जल्दी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बस सीधे है, अगर डिफ्यूजन मीडियम जो हमारा है, ठीक है, उसको डिफ्यूजन मीडियम की क्वांटिटी कम है तो क्या होगा, डिफ्यूजन तेजी से होगा। डिफ्यूजन मीडियम की अगर क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ये पार्टिकल्स को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन उस केस में कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये है, समझ में आ गया होगा। एट लास्ट अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ डिफ्यूजन इन लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधों के जीवन में किस प्रकार योगदान देता है डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम बात करें फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी हम देखेंगे कि जो मिनरल्स हैं जहां पर कम है, ठीक है, अगर हम पौधों की बात करें जहां पर कम है, वहां से क्या होता है, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं जहां पर उसकी क्वांटिटी की कमी है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सारी चीजों के लिए यही रूल लगेगा, जहां पर कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा होगी वहां से कम की ओर को मूव करेगा, और इस प्रकार ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। इसको जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि टॉपिक को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना है हमने, बस आप लिख लीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस में भी डिफ्यूजन का रोल है। इसी प्रकार एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, अगर रेस्पायरेशन की बात करें, श्वसन की बात करें, ठीक है, पौधों में, प्लांट की बात हो रही है, ठीक है, तो प्लांट में भी सेम यही होता है, एनिमल्स में भी होता है, लेकिन अभी मैं प्लांट की बात कर रही हूँ क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, पौधों में शाम के समय जो रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं किसका रोल है, डिफ्यूजन का रोल है। वही चीज है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कंसंट्रेशन क्या होगा, कम की ओर को मूव करेगा। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, बाहर जो होगा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ मूव कर रहा है, अंदर की ओर को मूव कर रहा है, ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की ओर को मूव कर रहा है। ठीक है, वैसे वो CO2 रिलीज करेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन है उसके पास, वहां से वो मूव कर देगा बाहर की ओर को, कम कंसंट्रेशन की ओर। इतना इतना डिटेल में हमने नहीं जाना है, जब हम रेस्पायरेशन पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा, और वीडियो एनिमेशन के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो वीडियो आपकी नॉलेज भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन जो भी आप कहते हैं, तो ट्रांसपायरेशन में भी आपको पता है प्लांट क्या करता है, जो अपना एक्सेस ऑफ वाटर है वो रिलीज कर देता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है, वही है, उसके पास एक्सेस है, कंसंट्रेशन ज्यादा है पानी की, वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल की, डिफ्यूज्ड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की ओर को मूव करती है। तो ये भी ट्रांसपायरेशन भी, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डिफ्यूजन, इसमें से डिफ्यूजन होता है ट्रांसपिरेशन में, इसमें इसमें ऐसे करके ऑप्शन देगा, तो आप इसे कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने काफी इंफॉर्मेटिव चीज सीख ली है, बेसिक सीख लिया है फिजियोलॉजी का। अभी हम ऐसे करके 1 2 3 4 वीडियोस आएंगी, लेकिन यूट्यूब पे सारी वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8477022096 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। हम LT साइंस का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, 6000 MCQs, और इसके अलावा डाउट सेशंस भी ही रहेंगे, और बाकी मोटिवेशन क्लास तो आपकी रहती ही हैं। तो अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और एनिमेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी अगर आप पेड कोर्स लेते हैं, और बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, और आप लोग भी मेहनत करेंगे। तो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, बिना कमेंट करें आप यहाँ से मत जाएं, और ये वीडियो को प्लीज लास्ट में शेयर कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।